नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको उस पश्चिम बंगाल में लेकर चलेंगे जहां रामनवमी से पहले गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसकी वजह है वो बयान जिसमें जबरदस्त चिंगारियां हैं। लेकिन बंगाल हर रामनवमी से पहले टेंशन सेंटर क्यों बन जाता है, आज ये समझना जरूरी है। फिर एक कुंजी वक्फ बिल के राज्यसभा एपिसोड पर, जहां आज सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार मौखिक युद्ध हुआ। रिजिजू ने कहा कि बिल के अनुसार वक्फ में किसी गैर मुस्लिम का हस्तक्षेप नहीं होगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि यह बिल मुस्लिम विरोधी है। इसके बाद आप सभी न्यूज मित्रों को ये समझाएंगे कि ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब से भारत को कितना नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने भारत पर 27% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, लेकिन इस पर इंडिया का स्टैंड क्या है और अब वो क्या तैयारी कर रहा है, ये भी देखिएगा। बड़ी खबर ये कि पीएम मोदी 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। पीएम एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। उन्होंने 28 मार्च को भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी है, जहां चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सभी जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। जजों की संपत्ति से जुड़ी ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने, स्टोर करने और बेचने पर लगे प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हर कोई अपने घर या ऑफिस में एयर प्यूरिफायर नहीं लगा सकता, जबकि वायु प्रदूषण का स्तर काफी समय से खतरनाक बना हुआ है। और एक बड़ी खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑर्गन डोनेशन पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव देने का प्रावधान किया है। ये छुट्टी सर्जरी के टाइप पर निर्भर नहीं करेगी और इसे सरकारी डॉक्टर की सिफारिश पर अधिकतम 42 दिनों तक लिया जा सकता है। सत्ता में आज सबसे पहले उस राजनीति की बात जिसके लिए अब इस देश में आने वाला हर एक त्योहार पॉलिटिकल प्रोडक्ट की तरह बन चुका है, जिसका नेता अपने सियासी स्वादानुसार इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो त्योहार हिंदुओं के हों या फिर मुसलमानों के। इसका ट्रेलर हम कुछ दिन पहले होली, रमजान और ईद पर देख चुके हैं और अब एक ऐसा शुभ अवसर आ रहा है जिसे लेकर पश्चिम बंगाल में हमेशा तनाव और राजनीतिक क्लेश कंफर्म रहता है। उस त्योहार का नाम है रामनवमी। अब की बार इस क्लेश की जड़ में बंगाल के नेताओं की ऐसी वाणी है जिसमें बड़ी आग दिखाई दे रही है। वैसे तो रामनवमी का त्योहार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अवतरण को लेकर मनाया जाता है, लेकिन इस वक्त बंगाल में इसी रामनवमी के नाम पर राजनीतिक मर्यादा वाली लक्ष्मण रेखा को लांघने की रेस चल रही है और इसमें कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं दिखाई दे रही है। इस बार 6 अप्रैल को होने वाले रामनवमी त्योहार को लेकर पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक बवाल शुरू हुआ है, पहले हम आपको उसके कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स दिखाते हैं और इनमें शामिल हैं, जो शब्द शामिल हैं वो है मुहर्रम, हथियार, त्रिशूल, तलवार, साजिश और ध्रुवीकरण। इन्हीं शब्दों को लेकर बंगाल की सियासत का तापमान बहुत ज्यादा है, आप उसे महसूस भी कर सकते हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में रामनवमी के दिन निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में त्रिशूल और तलवार दिखेंगे, जिसकी मांग बीजेपी की ओर से की गई है, लेकिन टीएमसी और बंगाल की पुलिस इसके विरोध में है। इस पर धुआंधार सियासी कलेश छिड़ा हुआ है। अब रामनवमी की शोभा यात्रा में त्रिशूल और तलवार के बदले मुहर्रम वाले तर्क दिए जा रहे हैं। हम आपको पहले ये समझाते हैं कि इस मुद्दे पर कैसे बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने हैं। बीजेपी का कहना यह है कि इस बार पूरे बंगाल में 1 करोड़ हिंदू शस्त्रों के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा में आएंगे, जबकि टीएमसी ये कह रही है कि रामनवमी पर बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश में है। बीजेपी का सवाल है कि अगर मुहर्रम पर हथियार लाने की इजाजत है तो रामनवमी पर क्यों नहीं। टीएमसी का यह कहना है कि भड़काऊ बयानों से बीजेपी हिंसा फैलाना चाहती है। बीजेपी के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए लोगों के हाथों में हथियार जरूरी हैं, जबकि टीएमसी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस बीजेपी भड़काऊ माहौल तैयार कर रही है। बीजेपी का तर्क है कि तलवार और त्रिशूल हिंदू धर्म का हिस्सा है, जबकि टीएमसी का आरोप है कि ध्रुवीकरण की साजिश दिल्ली से हो रही है। जबकि खुद ममता बनर्जी ये चेतावनी दे रही हैं कि रामनवमी पर शांति भंग करने वालों को उनकी पुलिस किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। बंगाल के राज्यपाल ने यह कहा है कि रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, यह सुनिश्चित करने का जिम्मा बंगाल सरकार का है। हम आपको रामनवमी वाले इस कलेश पर एक न्यूज रील भी आइए दिखाते हैं।
घर में ध्वज उठाइए उस दिन, हर गाड़ी में, मोटरसाइकिल में हिंदू का आपका जो झंडा है, भगवा झंडा, वो लगाकर पूरा दिन घूमते रहिए। हर दुकानी, बिजनेस कॉम्प्लेक्स में भगवा झंडा उठाइए और हिंदू का आपका जो आइडेंटिटी है वो सामने लाने का काम करिए। इसमें जिहादी का खिलाफ और सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का नारा जो लोग दे रहा है उसका खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रामनवमी का हमारा जो पावन दिन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जो रूट है, प्रॉपर रूट है, शांति से सब लोग सब धर्म का पालन करेंगे। यही वो लोग धर्म पालन के नाम पे दूसरा धर्म को प्रोवोक करेगा, इंसल्ट करेगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से वो डिस्टॉर्टेड प्रोवोकेटिव कैंपेन करेगा। ये तो ठीक नहीं है ना। मुसलमान समाज तार ঈদ মহরম যদি ভালোভাবে উদযাপন করতে পারে এবং সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে, তো হিন্দু সমাজ তার সবচেয়ে বড় পর্ব রামনবমী যদি উদযাপন করে, মর্যাদা পুরুষোত্তমের জন্মতিথি, সেখানে সবাই অংশগ্রহণ করা উচিত খোলা মনে, ধার্মিক পরিবেশে। যারা ভয় পেয়ে এটাকে দূষিত করছেন, ভয় দেখাচ্ছেন, তাদের থেকে সবাইকে আলাদা থাকার দরকার। शस्त्र लेके राम पूजन करना और रामनवमी त्यौहार मनाना एक पुराना परंपरा है और मैं समझता हूँ इस परंपरा का खिलाफ राज्य सरकार को जाना नहीं चाहिए। मुहर्रम में तो मुसलमान लोग शस्त्र लेके निकालते ही हैं और ये शस्त्र तो कोई आग्नेयास्त्र नहीं है। ये शस्त्र ऐसे ही जो त्रिशूल है, तलवार है, ऐसा ही है। तो इसको लेके ममता बनर्जी का इतना सिरदर्द क्यों है? शायद आप में से कई न्यूज़ मित्रों को ये पता नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में करीब 1 दशक पहले तक रामनवमी का त्योहार चुनिंदा मंदिरों और आम लोगों के घरों तक ही सीमित था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वहां सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच रामनवमी का पर्व सियासत का प्रमुख अस्त्र बन चुका है। और इस तनाव को देखते हुए ममता की पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए सड़कों पर आने की तैयारी कर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि माहौल किसी जंग का है। बंगाल में 9 अप्रैल तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। किसी भी पुलिसकर्मी को अब छुट्टी सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही मिलेगी। इसके अलावा पुलिस का निर्देश है कि कोई भी शोभा यात्रा में हथियार के साथ नजर आया तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा। शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी और मोटरसाइकिल पर रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। अब बीजेपी का कहना है कि बंगाल की पुलिस ममता दीदी के इशारे पर रामनवमी से पहले डर का माहौल बना रही है और साथ ही बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। इसके लिए ममता के पिछले बयानों को आधार बनाया जा रहा है जो उन्होंने रामनवमी के आसपास दिए थे। कुछ ही दिन पहले ईद की नमाज के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में राम और बाम दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और आरोप यह है कि इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को गंदा धर्म बताया था। वर्ष 2023 में जब रमजान और रामनवमी साथ पड़े तो हावड़ा में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि रमजान में मुस्लिम कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। आरोप है कि उनका इशारा था कि हिंसा हिंदुओं की वजह से हुई, जबकि अप्रैल 2024 में ममता बनर्जी ने यह कहा था कि रामनवमी बीजेपी के लिए दंगा करने का दिन है। वैसे सच ये है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़े इस मौखिक युद्ध की जड़ में वर्ष 2026 है, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए राम के नाम पर उसकी जमीन 2025 में तैयार करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। अब बात वक्फ संशोधन विधेयक के एपिसोड 2 की करते हैं, जिसकी पटकथा आज संसद के उच्च सदन राज्यसभा में लिखी जा रही है। कल देर रात लोकसभा में बहस के कंटीले रास्तों से गुजरते हुए वक्फ संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में सकुशल प्रवेश कर गया। वक्फ संशोधन विधेयक की कल की कहानी लोकसभा में रात 2 बजे खत्म हुई और आज 1 बजे राज्यसभा में फिर से शुरू हो गई। कल लोकसभा की बहस में तथ्य थे, तीखे हमले थे और कटाक्ष थे, जबकि राज्यसभा वाले एपिसोड में इमोशन, शेरो शायरी और हैरान करने वाले दावे भी दिखे। कल से आज तक वक्त पर क्या क्या हुआ और इस विधेयक में क्या क्या बदला, इस पर मैंने सत्ता की विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें आपके मन में पैदा हो रहे सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। पहले आज राज्यसभा में हुई चर्चा के मुख्य अंश देखिए।
अपना विवेक का इस्तेमाल करें और सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस वक्त अमेंडमेंट बिल को समर्थन करना चाहिए। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसमें 31 सदस्य थे, 31, जस्ट 1 3 and 3 1। आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है। सिर्फ यही कि आपकी बात मान ले तभी हम डेमोक्रेटिक हैं। वाद विवाद तर्क पर होगा या कुतर्क पर होगा या जबरदस्ती होगा, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वो सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है। मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की बलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने वो जमीन उनकी हो गई। आज इस मानसिकता से ये काम करते हैं। आज की इस तूफानी चर्चा से पहले कल लोकसभा में रात 2 बजे तक वोटिंग हुई और उसके बाद वक्फ संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया। 8 अगस्त 2024 को जो बिल पेश किया गया था और कल जो बिल पास हुआ उसमें जेपीसी में सुझाव गए 14 बदलावों को सरकार ने मारा। खासकर उन सुझावों को सरकार ने काफी तरजीह दी जो सहयोगी दलों की तरफ से आए थे। इसमें कुछ बदलाव ऐसे हैं जिसकी चर्चा काफी ज्यादा है। संशोधित विधेयक से ये साफ हो गया है कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान कानून बनने से पहले से लागू नहीं होगा, यानी इस कानून के प्रावधान पुरानी संपत्तियों पर लागू नहीं होंगे। इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी तय करने के लिए जिला कलेक्टर की जगह राज्य सरकार का नामित अधिकारी होगा। मौजूदा और पुरानी मस्जिदों, दरगाह और दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वक्फ विधेयक में कुछ बदलाव करके सरकार ने कुछ राहत दी तो कुछ बातों पर सरकार काफी सख्त दिखी। सरकार ने वक्फ कानून के सेक्शन 40 को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, यानी अब ऐसा नहीं होगा कि किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा जता सकता है। इसके अलावा इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि वक्फ को संपत्ति दान करने वाले के लिए कम से कम 5 साल इस्लाम का पालन करना होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि आज मुस्लिम बने और कल संपत्ति वक्फ कर दी। कुल मिलाकर कुछ राहत और कुछ सख्तियों के साथ कल लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 288 वोट और विरोध में 232 वोट पड़े, जिसमें से विधेयक पास हो गया। लेकिन सवाल यह है कि राज्यसभा में क्या होने वाला है। राज्यसभा की मौजूदा शक्ति को देखें तो वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 125 सांसद दिख रहे हैं, जबकि इस बिल के विपक्ष में 95 सांसद हैं। इन आंकड़ों से तो ये विधेयक आसानी से पास होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आज की बहस के दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि फ्लो टूटने की बात हुई। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन के आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह ने ऑब्जेक्शन किया, जिस पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सीट पर खड़े हो गए और ये कहा कि बीच में ना बोलें, फ्लो टूट जाता है। एक बार सुनिए ये सब क्यों और कैसे हुआ। बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, अगर
वक्फ के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं, कितने केसेस कैसा हो रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। माननीय गृह मंत्री कुछ कर दे जी प्लीज। मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता, शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर जयराम जी प्लीज प्लीज, चेयर हैज गिवन टाइम। क्या कह रहे हैं आप रमेश जी, क्या कह रहे हैं? मैं मान्यवर जी प्लीज प्लीज, मान्यवर आप बोले जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। प्लीज प्लीज, ये आप ही को दे रहे हैं, आप सुनते नहीं सर, आप ही को कह रहा हूं मैं। सॉरी, अब शुरू की। देखिए साहब, वो बात कर रहे हैं और हमने रिजू जी साहब का तो बहुत शांति के साथ सुना, और रात में भी कल आपका भाषण वहां पर भी टीवी में पूरा सुना। कम से कम वो जो उन्होंने तैयारी करके लाए हैं, उन्होंने भी पढ़ के आए, वो तो कोई ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर गंभीरता से अध्ययन करके वो आए हैं, उनका फ्लो बीच में चले जाता, विचार चले जाता। तो इसलिए मैं आपसे कृपा करके विनती करता हूं, उधर के लोगों को टोकना बंद करने के लिए कहो। जो कुछ कहना है वो अपनी बात उत्तर में कहे, मैं यही चाहता हूं। अब वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद वाले नारे की भी चर्चा हुई। बीजेपी सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन के जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। इस पर थोड़ा हंगामा हुआ। नासिर हुसैन ने कहा कि उनकी उपस्थिति में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उनका नाम न लिया जाए। ये सांसद महोदय कर्नाटक के हैं, पाकिस्तान जिंदा वाले। एक शब्द भी इन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में नहीं बोला। यह रिपोर्ट जेपीसी में प्रस्तुत हुई है। और मानवर, जो इन्होंने आरोप लगाया है श्री नासिर हुसैन पे, उनको कोई सूचना नहीं दी गई, मंत्री को कोई सूचना नहीं दी गई। मेरा सिर्फ आग्रह है कि चर्चा शांतिपूर्वक चले, इसलिए ऐसा कोई आरोप न लगाया जाए जिससे राज्यसभा की गरिमा गिरे, और ये जो आरोप लगाया गया है इससे राज्यसभा की गरिमा गिरती। 1 मिनट सर प्लीज। मान्यवर, माननीय सदस्य नासिर हुसैन पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने इतना कहा कि ये जीते तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इनमें इन पर क्या आरोप है? नारे तो किसी और ने लगाए, मगर नारे क्या लगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे। क्यों लगे वो नासिर हुसैन ने बताना है। Incident happened. Sir, that is when this incident happened, none of the people, those who were present, except one journalist, I don't know from where he came, only he heard this. After that, nobody else heard this. बिल पर चर्चा जारी है, लेकिन राज्यसभा में कल के कुछ मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कल बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने खड़गे पर वक्फ की जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये आरोप वापस ले लिए थे। आज खड़गे ने इस पर राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास वक्फ की 1 इंच जमीन भी नहीं है। इससे पहले राज्यसभा में सुबह भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बुधवार को दिए बयान पर विपक्ष के सांसदों ने खूब हंगामा किया। अगर आरोप साबित हुए तो वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद
से इस्तीफा दे देंगे, ये तक कहा गया। वक्फ बोर्ड की मनमानी के बीच कल लोकसभा में कई दावे हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर जिले के वडडंगे गांव का जिक्र कर बताया कि इस गांव में महादेव मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। आज टीवी 9 की टीम उस गांव पहुंची और सच जानने की कोशिश की। सुनिए गांव के लोगों ने क्या कहा। मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ली। लोकसभा में माननीय अमित शाह जी ने जो हमारे गांव का नाम लिया, बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमारे गांव ने जो पूरा गांव बंद रखकर जो एक युद्ध आरंभ किया था, उस आरंभ में उसके दखल आज केंद्र सरकार ने ली है। हमारा गांव बहुत पौराणिक महत्व है, इसको बहुत पुराने साल से यहाँ हमारे देव महादेव और पार्वती का यहाँ पर आगमन हुआ था। उनके पवित्र से ये धरती पवन हुई थी। उस धरती पर आज वक्फ बोर्ड अपना दावा दाखिल कर रहा है। तो ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और कुछ चंद लोगों के हित के लिए कुछ दूसरे लोग जो है, जो इतने सालों से वडडंगे गांव का इतिहास है कि हम लोग जो यहाँ पर प्यार भाईचारा के साथ में रह रहे हैं। एक इतिहास है गांव का कि एक महादेव मंदिर, पवित्र महादेव मंदिर और पवित्र मस्जिद दोनों एक जगह पर है। सैकड़ों सालों का इतिहास है कि लोग यहाँ पर प्यार मोहब्बत के साथ में रह रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों के स्वार्थ के लिए पूरे गाँव को यहाँ पर जो है उसको कम्युनल रंग दिया जाए। सत्ता में अपनी अगली खबर उत्तराखंड से है, लेकिन इसकी शुरुआत हम कल आईपीएल में हुई एक बहुत दिलचस्प घटना के साथ करते हैं। कल इंडियन प्रीमियर लीग में आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच एक मैच खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस के गेंदबाज अरशद खान ने विराट कोहली को 7 रन पर आउट कर दिया। इससे कोहली के फैंस नाराज हो गए और इसके बाद उन्होंने जो किया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अपना गुस्सा निकालने के लिए कोहली के समर्थक अरशद खान के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जगह बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी की प्रोफाइल पर चले गए और उन्हें भला बुरा कहने लगे। किसी ने अरशद वारसी से पूछा कि उन्होंने कोहली को आउट क्यों किया और किसी ने कहा कि देख लूंगा, यानी नाम के कंफ्यूजन में भारी मिस्टेक हो गई। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इस खबर में उत्तराखंड का क्या लिंक है। तो जवाब है नाम वाला सेम कंफ्यूजन, जिसे लेकर इस वक्त उत्तराखंड में रहने वाले राजपूत समुदाय के लोग गुस्से में हैं और उनके विरोध की वजह है मियां वाला। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने कुछ दिन पहले राज्य में 17 जगहों के नाम बदलने का आदेश दिया था और इसी के तहत देहरादून के मियां वाला इलाके का नाम भी रामजी वाला कर दिया गया। लेकिन अब स्थानीय लोग इसके विरोध में हैं और तर्क ये दे रहे हैं कि जिस मियां वाला को मुस्लिम नाम समझकर बदला गया, असल में वो एक राजपूत उपाधि मियां से बना है और इसका मुस्लिम समुदाय से कोई ताल्लुक नहीं है। मियां वाला इलाके में रहने वाले लोगों ने अब जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और इसमें मियां वाला नाम को लेकर जो तर्क दिए हैं वो भी आपको जानने चाहिए। स्थानीय लोगों के अनुसार रांगड़ राजपूतों का मियां वाला देहरादून के अस्तित्व से पहले का है। राजा फतेह शाह के पोते प्रदीप शाह का शासनकाल 1717 से 1772 के बीच रहा और इसी दौरान प्रदीप शाह ने गुरु राम राय को 4 गांव भेंट किए और जो गांव उन्हें दिए गए उनमें मियां वाला का नाम भी शामिल था। दून के सुप्रिंटेंडेंट रहे GRC विलियम्स की 1874 में लिखी गई किताब मेमोयर ऑफ देहरादून में मियां वाला का जिक्र भी है। इसके अलावा H.G. वॉल्टन की 1990 की पुस्तक देहरादून गजटिया में भी मियां वाला का जिक्र मिलता है। लोगों ने आखिर में एक DM से मांग की है कि उनके क्षेत्र का नाम ना बदला जाए, उसे मियां वाला ही रहने दिया जाए। अब आपको हम मियां नाम पर मचे इस कलेश पर एक न्यूज रील भी आइए दिखाते हैं। मियां वाले का जो नाम है प्रॉपर जो है, यहाँ पे कोई मोबड़ंस लोग तो थे नहीं पहले, है ना, ये हिंदुओं का ही गांव था। तो यहाँ मियां लोग, जो लोग हिंदू होते हैं, उसी के नाम पे ये मियां वाला पड़ा था। पुराने लोगों से पूछा ही नहीं गया किन अधिकारियों ने इसका सर्वे करा, किन्होंने क्या जनमत कराया, किससे पूछा गया,
उन लोगों का नाम पता कुछ तो कुछ होना चाहिए जिन लोगों से सर्वे किया। अब हमारे साथ जो भी समझ में आया जिस दिन हमारे साथ, तो वो किराएदारों से इंटरव्यू लिए गए। किराएदारों को तो क्या पता है। इतिहास बहुत पुराना मियाँ वाले का, समझे। तो लेकिन यह है कि इस तरह के जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उनके दिमाग में जो ये बस कि कुछ ना कुछ मुझे हमें करना है, तो कुछ तो है नहीं काम, तो भ्रमित करना है। अब उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी को भी और ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को भी भ्रमित कर दिया। बहुत बैकफायर कर गया ये मुख्यमंत्री जी को, और मैं तो कहूँगी कि मुख्यमंत्री जी को पूरी गंभीरता के साथ इसकी जांच करनी चाहिए कि ये नाम उनको किसने प्रपोज किए, क्यों इसका होमवर्क नहीं किया गया, कौन वो अधिकारी हैं जो आपकी जड़ें खोद रहे हैं, कहीं वो मिले हुए तो नहीं हैं आपके दूसरे गुटों के साथ, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं, कहीं उनके साथ मिली भगत में तो ये नहीं हो रहा है। सत्ता में अब बात करते हैं ट्रंप के टैरिफ टैक्स की, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह की आशंकाएं ट्रेंड हो रही हैं। सत्ता में आज सभी प्रश्नों का कुछ आंकड़ों के साथ हम आपको जवाब देंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के 27% अतिरिक्त टैरिफ से भारत के किन सेक्टर्स पर कितना असर पड़ेगा। टैरिफ से भारत को कितना नुकसान, अमेरिका को कितना फायदा होगा। ट्रंप के जैसा को तैसा टैरिफ का भारत अब क्या जवाब देने वाला है। क्या ट्रंप के टैरिफ से इंडिया और चीन की ट्रेड फ्रेंडशिप बढ़ सकती है। क्या ट्रंप की टैरिफ वाली तानाशाही की वजह से अब दुनिया ट्रेड वॉर की ओर आगे बढ़ रही है। सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की, विदेश नीति के बड़े जानकारों से बात की। इसके आधार पर सत्ता की एक कुंजी बनाई है, जिसमें हर सेक्टर पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण है। पहले ट्रंप का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिया, भारत के साथ दोस्ती का जिक्र किया और ये भी कह गए कि भारत अमेरिका के साथ सही टैक्स व्यवहार नहीं कर रहा है। ट्रंप के टैरिफ के बाद की स्थिति पर भारत की नजर है। टैरिफ के प्रभाव को समझने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से ये कहा गया है कि टैरिफ से होने वाले प्रभाव का आकलन हो रहा है। अलग अलग सेक्टर के लोगों से इसको लेकर बात की जा रही है। टैरिफ के बाद की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। एक्सपर्ट से फीडबैक लिया जा रहा है। उसके बाद एक रणनीति भी बनाई जाएगी। सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि 5 अप्रैल से 10% शुल्क लग सकता है। 9 अप्रैल से अतिरिक्त 17% शुल्क लागू हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत को ट्रंप के आदेश की धारा 4C के तहत छूट मिलने की उम्मीद भी है। आदेश की धारा 4C में यह लिखा गया है कि अगर कोई व्यापारिक साझेदार अमेरिकी चिंताओं को दूर करता है और आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सहमति बनाता है तो शुल्क कम किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप की इस मिडनाइट घोषणा से भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत के किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ट्रंप की नई शुल्क नीति का भारत पर ना के बराबर या नगण्य असर पड़ेगा। भारत के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि 27% टैरिफ के प्रभाव का आकलन किया जा रहा है, लेकिन इसका असर सिर्फ कुछ क्षेत्रों पर ही होगा जिसे भारत की इकोनॉमी आसानी से झेल सकती है। आपको बता दें कि भारत के डायमंड इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को निर्यात होता है। भारत की लैब में बनने वाले ज्यादातर हीरे अमेरिका को बेचे जाते हैं। ट्रंप ने डायमंड और ज्वेलरी के आयात पर टैरिफ का प्लान सामने रखा है। ऐसे में इसका असर भारत की डायमंड इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है। भारत में अमेरिका को 11.88 अरब डॉलर का सोना, चांदी और हीरा निर्यात होता है। इस क्षेत्र में निर्यात कम होने पर इसका असर छोटे कारीगरों और कारोबारियों पर पड़ सकता है। दूसरा है कार और कारों की एक्सेसरीज। अमेरिका से भारत निर्यात होने वाली कारों पर भारत टैरिफ लगाता है। अब ट्रंप ने भी भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली कारों और उनकी एक्सेसरीज पर टैरिफ की घोषणा की है। इसी वर्ष फरवरी में ट्रंप ने कहा था कि भारत में आने वाला अमेरिकी कारों पर 70% टैरिफ है। तीसरा है रिफाइंड पेट्रोलियम। 2023 में अमेरिका ने भारत को जिन चीजों का सबसे ज्यादा निर्यात किया उनमें कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 14 अरब डॉलर का रहा, जबकि अमेरिका भारत से रिफाइंड तेल आयात करता है। ट्रंप ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अगला है रेडीमेड गारमेंट्स। अमेरिका से भारत आने वाले कपड़ों या टेक्सटाइल पर भारत 24.8% टैरिफ लगाता है। भारत भी अमेरिका को कपड़े निर्यात करता है। भारत से अमेरिका को 4.93 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात होता है। ट्रंप ने इस पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।
इसके अलावा फुटवेयर क्षेत्र पे भी टैरिफ की मार पड़ेगी। भारत में दूरसंचार उपकरण उत्पादन मौजूदा समय में 50,000 करोड़ रुपए के पार हो चुका है। इसमें लगभग 10,500 करोड़ रुपए का निर्यात भी हो रहा है। टैरिफ लगने से इससे जुड़ी नौकरियों पर असर पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। भारी मात्रा में भारतीय टेलीकॉम उपकरण अमेरिका निर्यात होते रहे हैं। साल 2024 में 6.5 अरब डॉलर के उपकरण अमेरिका में निर्यात किए गए थे। भारत अमेरिका को 14.39 अरब डॉलर के मोबाइल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचता है। जाहिर है अब इन पर भी असर पड़ेगा। इससे आईफोन और अन्य मोबाइल उपकरण महंगे हो सकते हैं। कई मोबाइल उपकरण भारत में भी महंगे हो सकते हैं। आईफोन और अन्य मोबाइल उपकरण महंगे हो सकते हैं। जहां तक बात टैरिफ से छूट की है तो फार्मास्यूटिकल्स, तांबा, सेमीकंडक्टर, लकड़ी के सामान, ऊर्जा उत्पाद, महत्वपूर्ण खनिजों को ट्रंप के टैरिफ से छूट मिली है। ट्रंप के फैसले से भारत के किन सेक्टर्स पर कैसा असर होगा, इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। उन्होंने ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, यानी कि जितना इंडिया चार्ज कर रहा था वो कह रहे थे हम उतना ही चार्ज करेंगे। तो इंडिया 52% चार्ज करता है कुछ प्रोडक्ट्स पे, तो उन्होंने 26% लगाया, यानी कि उन्होंने 50%। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें कितना लगाना है, कितना, जो कंट्री जितना टैरिफ लगा रही थी उसका उन्होंने 50% डिस्काउंटेड टैरिफ लगा दिया। तो इसमें जो प्रमुख क्षेत्र आते हैं वो आएगा ज्वेलरी एंड जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्म प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। इन सब सेक्टर्स में भारत को एक चोट लगेगी। 100 रुपये वाली चीज़ यहाँ से जाएगी वहाँ तो 100 रुपये में ही पहुँचेगी, लेकिन वहाँ उस पर पहले तो 10 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, उसके बाद एक स्पेशल टैरिफ जो उन्होंने लगाया है 26% का, तो यानी 110 रुपये पे 26 रुपये और लगेगा। अब ये मुझे क्लैरिटी नहीं है कि वो 100 पे 26 लगेगा या 110 पे 26 लगेगा। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।